हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2026 2026 का जो गेट का पेपर हुआ है अभी, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब उसके सॉल्यूशंस क्या है। आंसर की आपकी 2 दिन पहले आ चुकी है, इसकी आंसर की आपने देख ली होगी, अपनी रेस्पॉन्स शीट आपने देख ली होगी। कई क्वेश्चंस होंगे जिनके सॉल्यूशंस आपको नहीं पता है किस तरीके से सॉल्यूशन होंगे, या कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनके सॉल्यूशंस आपने किए हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्स शीट वो क्या है, गलत हो सकते हैं। तो उनके सबके बारे में आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। भले ही वो गेट हो, इसमें हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले वो CSIR नेट हो, RPSC जो भी आने वाला है उसका हो, या फिर हो IIT JEM जेस्ट, जो भी पेपर हो, वॉट एवर डजंट मैटर। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारे टेलीग्राम चैनल, जो भी हम इस क्लास में पढ़ाते हैं, पेपर रिलेटेड जो भी सोल्व करवाते हैं, उन सब के PDF फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर हमारे मिल जाएगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन तो था गेट का, वो हमारे पास आया हुआ था कि इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग विद ए वेव वेक्टर k ऑफ k इक्वल्स में 10 ब्रैकेट में x कैप प्लस में अंडर रूट ऑफ 3 y कैप मीटर इनवर्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस वन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें दे रखा है। द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज c इक्वल्स टू 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड, हम जानते ही हैं। द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें निकलवा रहा है। बेसिकली में गिवन क्या क्या क्वांटिटी है यहाँ पे। आज का पहला क्वेश्चन, एक तो हमें k दे रखा है 10 x कैप प्लस में अंडर रूट ऑफ 3 y कैप और मीटर इनवर्स। दूसरा दे रखा है E वेक्टर, ये दे रखा है 600 और ये दे रखा है z डायरेक्शन में 600 कोस k वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस में ओमेगा t। और C हमें दे रखा है 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। और पूछा है इसने मैग्नेटिक फील्ड। देखो इजी सा फंडा है, कुछ भी नहीं करना, मैक्सवेल इक्वेशन हम जानते हैं। देखो, और इस क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं इतना। मैक्सवेल इक्वेशंस का अपन जानते हैं क्या होते हैं, कर्ल ऑफ E वेक्टर बराबर, और ये भी वेक्टर माइनस में डेल V अपन में डेल T, हम जानते हैं। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कर्ल ऑफ, ये तो देख रहे हैं यहाँ पे R की फॉर्मेट में है और K जो हमारे पास वो X और Y की फॉर्मेट में है। तो पहले इसको चेंज करते हैं, है ना। सो सिंस K हमें क्या दे रखा है 10 x कैप प्लस 10 अंडर रूट ऑफ 3 y कैप, एंड R वेक्टर हम जानते हैं क्या होता है x i कैप y j कैप z k कैप। सो इन दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमें पता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x का x के साथ, y का y के साथ और z का z के साथ। i कैप y कैप सॉरी i कैप j कैप k कैप, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं x x कैप y y कैप z z कैप। देखो इससे घबराते नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई 1 होता है, डिफरेंस का 0 होता है। सो 10 का इसके साथ करेंगे तो 10x प्लस 10 अंडर रूट ऑफ 3 y, z 0 है, ये आ गया। दूसरी वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे ओमेगा। अब ओमेगा क्यों चाहिए उसका मैं आपको आगे डिस्क्रिप्शन दूंगा कि जब इसको सोल्व करेंगे। तो ओमेगा क्या होता है, देखो सिंस हम जानते हैं जो v होता है वो क्या होता है ओमेगा अपॉन में k, और यहाँ पे v जो स्पीड दे रखे, दे रखे में लाइट स्पीड, तो ओमेगा अपने पास क्या जाएगा c k। k जो है वो क्या है, मोड है इसका, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा k वेक्टर का मोड, ये हो जाएगा अपने पास 10 का 100 प्लस 100 इंटू 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 400, जिसका आ जाएगा वैल्यू 20। सो ओमेगा अपने पास आ जाएगा यहां से 3 into 10 to the power 8 into 20, तो ये हो जाएगा अपने पास 60 into 10 to the power 8। मतलब इतना करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं, पहले
कर्ल करना है, कर्ल ऑफ ई वेक्टर। कर्ल ऑफ ई वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, 0 0। क्यों, क्योंकि वो जेड डायरेक्शन में ई। ये अपने पास 600 कोस, इसकी वैल्यू निकाली अपने अभी, 10x प्लस 10 अंडर रूट ऑफ 3 वाई और माइनस ओमेगा टी। इसको हल करते हैं, x आई कैप के केस के अंदर मल्टीप्लाई, ये वाला 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ माइनस में, इसका इसके साथ करेंगे तो 600 एज इट इज इनटू में, y के साथ होगा ये वाला 10 अंडर रूट ऑफ 3, और कोस का होगा तो कोस का क्या होता है साइन में, माइनस साइन 10x प्लस में 10 अंडर रूट ऑफ y, सॉरी 3 और ये y माइनस ओमेगा टी। दूसरा 0 हो गया, माइनस 0 हो गया ये, ठीक है, प्लस जे वेक्टर में। जे का जब करेंगे तो जे के केस के अंदर ये वाला हटा लेना है, जब करते अपन ये वाला हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे, अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो अगेन ये तो 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो इसका क्या होगा 600 कोस का होता है माइनस साइन, और 10 एक्स का क्या होगा 10 माइनस साइन 10 एक्स प्लस 10 अंडर रूट ऑफ 3 वाई एंड माइनस ओमेगा टी। दूसरा 0, के का करेंगे तो इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, तो के है नहीं यहाँ पे। अब देखो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, यहां से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 6000, 6000 दोनों से आ गया, और यहां से साइन भी आ जाएगा बाहर, तो माइनस है ही, यहाँ पे भी माइनस है। अगेन एक चीज याद रखनी है, सॉरी, जब जे का करेंगे तो ये माइनस ही होता है, सो माइनस साइन ऑलरेडी यहां से एक और आएगा, है ना, इसका माइनस इसका, तो इसका 0 हो गया, तो ये 0 जो आ रहा है ये ऐसे 0 माइनस में, सो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस है, सो हमारे पास कॉमन है 6000, यहां से आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आई कैप, यहां से जे कैप, और साइन 10x प्लस 10 अंडर रूट ऑफ 3y माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ओके। अब यहां पे इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, सो डेल बी अपॉन में डेल टी, माइनस है, यहां से माइनस आएगा तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और ये जाएगा साइन 10x प्लस 10 अंडर रूट ऑफ 3y माइनस ओमेगा टी। इंटीग्रेशन होगा तो माइनस 6000 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आई कैप प्लस जे कैप, और ये आ जाएगा अपने पास साइन 10x 3y माइनस ओमेगा टी और डी टी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, ठीक है, अंदर जो यहाँ पे माइनस ओमेगा टी है, जब इसका भी करेंगे तो 1 अपॉन में क्या आएगा माइनस ओमेगा आएगा, मतलब क्या जाएगा 6000 आई प्लस जे कैप इनटू में माइनस इसका तो जाएगा कोस 10x प्लस 10 अंडर रूट ऑफ 3y माइनस ओमेगा टी डिवाइड्स में क्या जाएगा माइनस ओमेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहां पे कर देते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से बचेगा ये माइनस अंदर चला जाएगा, सो 6000, सो बी अपने पास क्या है 6000 डिवाइड्स में ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली थी 60 इंटू 10 टू पावर 8, ये अंडर रूट 3i माइनस में जे कैप, और इनटू में कोस, ये वाली वैल्यू क्या थी के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस में ओमेगा टी, सो बी जो आएगा अपने पास, ये अपने पास सीधा सीधा जाएगा 10 की पावर -6
अंडर रूट ऑफ 3 आई कैप माइनस जे कैप कोस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। ये अपने पास क्या रहेगा इसका आंसर, जो कि अपना ऑप्शन में गिवन था, ऑप्शन नंबर 2 बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या था करेक्ट आंसर। तो ये इसका आंसर था, इजी आंसर था। मतलब हमें सिर्फ जो देखना था, एक तो ये वाला पार्ट देखना था हमें यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे देखना था ओमेगा की वैल्यू, जो कि हम निकालेंगे यहाँ से। तो सिर्फ दो ही चीजें थी, ये दो चीजें आती है, अपना आंसर अपने आप आराम से हो जाएगा। तो कर लिया होगा, देख लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इजी था, इतना हार्ड नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा था, और ये था ईएमटी से। पहला क्वेश्चन था ये भी ईएमटी का था, दूसरा क्वेश्चन ये भी ईएमटी से। एन इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग थिन शीट इन द XY plane carries a uniform surface charge density sigma equals to 17.7 into 10 to the power minus 12 coulomb meter inverse meter square। ठीक है। The electric field in the region Z, the electric field in the region Z is less than 0 is E2 equals to this one, then the electric field even in the region Z is greater than 0 will be। So यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है कि एक ही सीट है ना। अब इस सीट के अंदर x डायरेक्शन, अंदर इसी के अंदर y डायरेक्शन, और z डायरेक्शन ये वाली z। z इज लेस देन 0 के अंदर हमें E2 दे रखा है, और जिसकी वैल्यू हमें गिवन है x कैप प्लस में 2y कैप प्लस 3 z कैप। E1 वेक्टर की वैल्यू हमें निकालनी है। सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 17.70 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था। हाँ, और एक और वैल्यू में यहाँ पे दे रखी है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2। क्या होता है देखो, जब भी ऐसी आए तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा बाउंड्री कंडीशंस हमारी यूज होती है। बाउंड्री कंडीशंस, और इन केस ऑफ बाउंड्री कंडीशंस हम जानते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस के अंदर जो पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं एक्स और वाई के, जिस प्लेन के अंदर है, वो पैरेलल कंपोनेंट सेम होते हैं, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो चेंज होता है ओनली, है ना। तो इस केस के अंदर भी क्या होगा कि जो पैरेलल कंपोनेंट हमारे होंगे, लाइक यहां पे पैरेलल कंपोनेंट, तो जो पैरेलल कंपोनेंट है यहाँ पे कौन कौन से, ex1 बराबर क्या होगा ex2 के, एंड ey1 बराबर होगा ey2 के। दैट इज ex1 1 है, तुम्हारे पास ex1 भी क्या होगा 1। ऐसे ही ey1 हमारे पास क्या होगा, इसका y2 2 है, 2 दो आगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, इन द केस ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यहां पे अब आता है एप्सिलॉन नोट का रूल। एक होता है हमारा सिग्मा, एंड सिग्मा अपॉन में होता है 3 एप्सिलॉन नोट। ठीक है। सो क्वेश्चन में था हमारे पास सिग्मा। ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगती है, E1n से E2 के पास जा रहे हैं, इसका डिफरेंस होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इन दोनों प्लेट्स का डिफरेंस क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। EZ हमें निकालना है, E2Z हमें गिवन है, सिग्मा हमें गिवन है 17.7
इंटू 10⁻⁻12, ये हमें गिवन है 8.85, इसकी वैल्यू 3। इसको अगर डिलीट करेंगे इससे तो सीधा सीधा 2 टाइम्स हो रहा है ये, तो ये होगा 5। सो ये 1 वेक्टर जो आएगा यहां से 1 मतलब x कैप, यहां से 2 प्लस 2 y कैप प्लस यहां से 5 k कैप। मतलब एक तरीके से क्या है ना कि बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो रही थी, अलग से कुछ नहीं करना था हमें। अक्सर चीजें छोटी छोटी होती है बट याद नहीं रहती है उस केस के अंदर। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है, मेनली जो कंफ्यूजन होता है वो पार्ट होता है हमारा कि कब, मतलब एक होता है ना कि लाइक पैरेलल केस है और परपेंडिकुलर केस है। अब दोनों के अंदर कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि पैरेलल के अंदर बराबर होता है, परपेंडिकुलर के अंदर बराबर होता है, जब हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं। हालांकि हमें अभी याद है, हमने कर दिया, एग्जाम हॉल के अंदर ये चक्कर पड़ जाता है। तो उस केस के अंदर बस करना तो क्या है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी है और अपने आप आ जाएगा ये चीजें। और दूसरी चीज, जब भी कंडक्टिंग सीट दे रखी है हमें, तो ये वाला जो होता है हमारा एक तरीके से कंडक्टिंग सीट वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है कैपेसिटर्स के अंदर। जब जाते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर, तो वो वाली चीज भी हम याद रख सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, मान लो इसको खड़ा कर देंगे तो उसके अंदर होता है ना, सिग्मा होता है इधर का, इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब एक साइड माइनस एक साइड प्लस, और दोनों के बीच का क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो उस वे में भी अपन याद कर सकते हैं इसको कि लाइक हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर पैरेलल छोड़ो आप, इधर का जा रहा है इधर जा रहा है, बीच में सीट है, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आएगा। तो उस केस के अंदर भी हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन योर स्क्रीन, इसके अंदर था कंसीडर एन ऑपरेटर ए दैट इज नॉट हर्मिशियन, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी एंड डी सच दैट द ऑपरेटर सी ए कैप माइनस में डी ए डैगर इज हर्मिशियन। दैट मीन हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो ए डैगर है हर्मिशियन नहीं है, मतलब माइनस ए कैप। प्रूफ करना है सी ए कैप माइनस में डी ए कैप डैगर इज ए हर्मिशियन। अब इसके लिए हर्मिशियन होने के लिए इस कंडीशन हमें पता होता है सी ए कैप माइनस में डी ए कैप डैगर का डैगर इक्वल्स में आना चाहिए सी ए कैप माइनस में डी ए कैप डैगर। ये वाली चीजें अगर हमने प्रूफ कर दी तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। अब देखते हैं कि किस वे के अंदर हमारे पास ये आंसर आता है। तो एक एलएचएस पार्ट लेते हैं, दूसरा आरएचएस। यहां से जब करेंगे तो होता है सी डैगर ए कैप डैगर माइनस में डी डैगर और ए कैप डैगर का डैगर ए राइट। ओके, हमें बनाना है ये वाले पॉइंट। मतलब यहां से अगर अपन करते हैं तो ये आ जाएगा पास डी डैगर माइनस में ए कैप प्लस सी डैगर ए कैप डैगर। अब देखो डैगर के केस के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना आप कि अगर रियल नंबर का कोई डैगर कर रहे हैं हम तो वो सेम होता है, बट इन द केस ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स का डैगर हम करते तो वो क्या आता है, माइनस आए कैप नहीं। अगर रियल पार्ट का कर रहे हैं तो रियल नंबर्स का डैगर जो होता है वो रियल होता है और सेम वैल्यू देता है, बट इन द केस ऑफ इमेजिनरी पार्ट का डैगर जब हम करते हैं तो जो आयोटा होता है वो आयोटा क्या हो जाता है, माइनस आयोटा हो जाता है। तो यहाँ के केस के अंदर आयोटा क्या होगा, माइनस आयोटा में। अब देखो जो ये वाला पार्ट था प्लस, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस है, डैगर हो रहा है। दैट मीन कि हमें ऐसा पार्ट चाहिए जो इसका डैगर मतलब सी का ऐसी वैल्यू कि जिसका डैगर होके यहाँ पे माइनस आ जाए। ऐसे डी की वो वैल्यू चाहिए कि जिसके लिए उसका डैगर करने पर वो माइनस आ जाए ताकि ये प्लस हो। कब केस पॉसिबल है, मान लो सी बराबर क्या दे रखा है, आयोटा, एंड डी बराबर भी क्या दे रखा है, आयोटा। ये वैल्यू यहां रखेंगे तो आयोटा का डैगर माइनस, सो आई ए कैप, आयोटा का डैगर माइनस, सो प्लस माइनस माइनस आई कैप ए कैप डैगर। आया है ना। सेम वैल्यू यहां पे अगर हम रखेंगे तो आई ए कैप माइनस में आई ए कैप डैगर, दोनों वैल्यू सेम है, दैट मीन कि ये वाला केस हमारा पॉसिबल होगा। इसके अलावा रियल नंबर का तो सेम है ही कि रियल नंबर तो हो ही नहीं सकता, बाय बिकॉज ऑफ दिस साइंस। यहाँ पे साइन ही चेंज हो चुकी है तो साइन चेंज करने के लिए हमें इमेजिनरी पार्ट यूज करना पड़ेगा, राइट।
तो ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और गलती होने के चांसेस बस इतना था कि यहाँ पे सी की जगह आयोटा माइनस आयोटा कर देते हैं या फिर माइनस आयोटा आयोटा कर देते हैं, जो कि ऑप्शन में भी हमारे पास गिवन था। तो उससे बचने के लिए जस्ट प्रैक्टिस, जो कि मैं हर बार बोलता रहता हूँ क्लासेस में आपको। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फॉर ए स्केलर फील्ड साइन एंड ए वेक्टर फील्ड ए, कर्ल ऑफ ए साइन इज इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेशन। देखो पहली चीज तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, पहली चीज तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए रिजल्ट। सेकंड चीज कि सर अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो पहली चीज तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या है हमें पूछा है यहाँ पे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर साइन क्या होगा। बेसिकली इसकी जो आंसर होता है वो हमारे पास होता है साइन कर्ल ऑफ ए वेक्टर माइनस में ए वेक्टर क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ साइन। ये इसका डायरेक्ट आंसर होता है। पहली बात तो इतना याद रखना है अभी के लिए, ठीक है। डायरेक्ट याद हो तो ठीक है। अब इंपोर्टेंट क्यों है ये देखना। ये जो क्वेश्चन था ना ये वाला, ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये गेट के अंदर आया हुआ है। गेट के ही अगले दिन था जियोफिजिक्स का पेपर, उसके अंदर भी आया था। और ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है बीएससी फर्स्ट सेम, जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स जहां पे चलती है ना, जहां पे बेसिक्स पढ़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट है। सॉरी ईएमटी इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो चलती है हमारे ग्रेजुएशन के अंदर, वहां का कॉन्सेप्ट है ये, और वहां पे इसको डायरेक्ट याद रखते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी जैसे बार्क का एग्जाम है, बार्क के अंदर भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ऑल्सो इन बार्क के अंदर भी आ सकता है। और ऐसे नहीं ये एक ही है, ऐसी काफी प्रॉपर्टीज हैं जो उनके क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे नहीं है कि हाल के में ले लो, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि चलो एक बार के लिए अगर नहीं है याद हमें तो किस तरीके से प्रूफ करना है हमें, राइट। यही था कॉन्सेप्ट कि अगर नहीं है याद तो क्या करें। कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। लाइक जैसे कि डेल क्या आता है, इसको क्या बोलते हैं, नेबुला। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। एक दूसरा ए वेक्टर, इसकी होती है हमारे पास आई कैप ए एक्स जे कैप ए वाई के कैप ए जेड, और साइन कांस्टेंट है, राइट। अगेन सोल्व करेंगे। सो यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए वेक्टर साइन को, तो हो जाएगा आई कैप ए एक्स साइन जे कैप ए वाई साइन के कैप ए जेड साइन। सो इसका कर्ल, अब देखो यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट है, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पे मिस्टेक करते हैं। और क्या मिस्टेक करते हैं वो भी अभी आपको बताता हूं। ये हो जाएगा ए एक्स साइन ए वाई साइन ए जेड साइन। जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो सॉल्यूशन के केस के अंदर हमारे पास आता है यहाँ पे आई कैप के केस के अंदर मान लेते हैं, इसको इसके साथ करेंगे डेल अपॉन डेल साइन ए जेड साइन माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए वाई साइन प्लस जी कैप। जी कैप के केस के अंदर जाएगा डेल ए एक्स साइन डिवाइड्स में डेल जेड माइनस में डेल ए जेड साइन डिवाइड्स में डेल एक्स प्लस अगर लाइन थोड़ी टेढ़ी जाए तो एडजस्ट कर लेना, राइट। हमें लाइन नहीं देखनी है, हमें देखना है इसका सॉल्यूशन।
और ये आ जाएगा ए एक्स साइन डिवाइड्स में डेल वाई, राइट। अब जो मेन मिस्टेक यहाँ पे होती है ना, वही होती है कि साइन को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। लाइक स्केलर पोटेंशियल है, स्केलर पोटेंशियल का मतलब ये नहीं होता कहीं पे भी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू में भी एक्स आता है, वाई आता है, जेड आता है, सब कुछ आता है। बस जो मेन पार्ट होता है वो ये होता है कि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि आई कैप, वाई कैप, जी कैप, वो नहीं होती यहाँ पे। बाकी डायरेक्शन यहाँ पे सॉरी डायरेक्शन नहीं होती, वैल्यू इसकी होती है एक्स वाई जेड के अंदर ही। तो हमें इसको कांस्टेंट नहीं मानना है। तो यहाँ पे जब करेंगे एक्स आई कैप का तो हो जाएगा हमारे पास, एक बार के लिए ए जेड को कांस्टेंट लेंगे तो ये आ जाएगा डेल साइन अपॉन में डेल वाई, फिर साइन को कांस्टेंट लेंगे डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई, माइनस सेम ए वाई को कांस्टेंट लेंगे डेल साइन अपॉन में डेल जेड, माइनस में साइन को लेंगे ए वाई अपॉन में डेल जेड। अगेन सेम प्रोसेस सभी के लिए। यहां पे हो जाएगा ए एक्स डेल साइन अपॉन में डेल जेड साइन डेल एक्स अपॉन में डेल जेड, माइनस साइन डेल जेड अपॉन में डेल एक्स माइनस ए जेड डेल साइन अपॉन में डेल एक्स, प्लस के कैप ए वाई डेल साइन अपॉन में डेल एक्स प्लस साइन डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स, माइनस साइन डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई माइनस ए एक्स डेल साइन अपॉन में डेल वाई। ओके, हमें यहां पे देखना है साइन कांस्टेंट है, कर्ल ऑफ ए। कर्ल ऑफ ए का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जब आई का लेते हैं तो उसके इसके अंदर आता है डेल, सॉरी हाँ, जब आई का लेते हैं तो उसके केस के अंदर आता है डेल ए जेड डिवाइड में डेल वाई माइनस में डेल ए वाई माइनस डिवाइड में डेल जेड, जब आई का लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो साइन कांस्टेंट है, साइन कांस्टेंट वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं और जहां पे ए जेड और ए वाई है उन टर्म्स को अलग करते हैं। तो आई कैप यहां से अगर साइन वाले लेते हैं, साइन कांस्टेंट लेते हैं तो यहां से आ जाएगा डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई माइनस में डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड, प्लस ऐसे यहां से लेंगे साइन को बाहर तो आ जाएगा डेल ए एक्स डिवाइड्स में डेल जेड माइनस में डेल ए जेड डिवाइड्स में डेल वाई एक्स। आ रहा है ये, आ रहा है ये, प्लस साइन जब हम बात करते हैं के कैप की तो आता है हमारे पास डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस में डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई। अब याद कैसे करने सर की, मतलब याद कैसे हो, तो एक चीज याद रखनी है बस कि जो आई, अगर आई कैप ले रहे हो तो आई से पहले कौन सा आ रहा है जेड, सो जेड वाई वाई जेड। ऐसे जे ले रहे हैं, जेड से पहले कौन सा आता है एक्स, एक्स जेड जेड एक्स, के से पहले वाई और ऑब्वियसली दूसरा कंपोनेंट क्या होगा एक्स ही होगा। ये तो ये प्लस यहां से ए जेड वाला कॉन्सेप्ट, आई कैप ए जेड डेल साइन अपॉन में डेल वाई माइनस में ए वाई डेल साइन अपॉन में डेल जेड, प्लस जे कैप ए एक्स डेल साइन अपॉन में डेल जेड माइनस ए जेड डेल साइन अपॉन में डेल एक्स। ऐसे ही प्लस के कैप ए वाई डेल साइन अपॉन में डेल एक्स माइनस में ए एक्स डेल साइन अपॉन में डेल वाई। अब मैंने क्या बोला था आपको कि अगर यहाँ पे जे है तो यहाँ पे एक्स होगा, ऐसे ही यहाँ पे अगर आई है तो यहाँ पे क्या होगा जेड वाला कंपोनेंट होगा, क्योंकि नीचे वाला कंपोनेंट देख रहे थर्ड रो के अंदर जो हमारे पास है। तो अगर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या होगा ये वाला कंपोनेंट, अगर जे है तो जे से पहले क्या आता है आई, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट, के है तो के से पहले कौन सा आता है ये वाला, वाई तो ये वाला कंपोनेंट होगा। तब हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्मूला में बनेगी। तो यहां से तो हमें पता है क्या बन जाएगा, ये साइन एज इट इज जाएगा और कर्ल ऑफ ए वेक्टर, यहां सबसे माइनस को बाहर लेंगे तो माइनस बाहर आएगा और अंदर बचेगा आई कैप। और एक और चीज आप यहां पे देख सकते हैं कि साइन कांस्टेंट हम सब में इसको भी बाहर निकाल सकते हैं अपन यहाँ पे। सो ए जेड
डेल अपॉन में डेल जेड, सॉरी ए वाई, माइनस काम कॉमन लिया ना, माइनस कॉमन लिया है तो आई, हाँ, माइनस ए जेड डेल अपॉन डेल वाई प्लस जे कैप ए जेड डेल अपॉन में डेल एक्स माइनस ए एक्स डेल अपॉन डेल जेड प्लस के कैप ए एक्स डेल अपॉन डेल वाई माइनस ए वाई डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे साइन हमारा कांस्टेंट है। सो यहां से आ जाएगा साइन कर्ल ऑफ ए वेक्टर माइनस में इसका होता है ये कर्ल ऑफ डेल, एंड साइन तो कांस्टेंट है, साइन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं हंस प्रूफ। आप इसको इस तरीके से सोल्व भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमें अलग अलग रखना है। एक चीज याद रखनी थी जो मेनली थी हमारे यहाँ पे कि साइन को कांस्टेंट मान के इसका डिफरेंशियल या डेरिवेटिव जो आप कर रहे हो वो जीरो नहीं करना है। अगर आपने वो जीरो कर दिया तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट कौन सा नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, बाकी पहले वाला तो आ ही जाएगा, ये वाला रिजल्ट। तो जो मिस्टेक्स यहाँ पे मोस्ट ऑफ द होती है, और आई थिंक इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखा लेकिन देते हैं कई बार, ये वो ऑप्शन में भी दे देते हैं कि ये वाला पार्ट कि ये क्या कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द जीरो कर देते हैं, तो वो नहीं करना होता है ना। तो ये चीज थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अच्छे से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कि फॉर ए स्केलर फील्ड, अब वही दो चीज है, sorry, which of the following option is correct for transformation of electric field E and magnetic field under time reversal। हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेनली चीज रखा है टाइम रिवर्सल, दैट मीन टी को किस में चेंज कर रहे हैं, माइनस टी के अंदर। एक चीज याद रखनी है, ये तो पोजीशन रिवर्सल होगा या टाइम रिवर्सल होगा। इन द केस ऑफ टाइम रिवर्सल पोजीशन हमारी सेम होती है, सो इन द केस ऑफ टाइम रिवर्सल पोजीशन रिमेन सेम, पोजीशन रिमेन्स सेम, ठीक है, ओके। अगर पोजीशन सेम है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, एक्स अपॉन टी। एक्स तो ठीक है, अगर टाइम चेंज हो रहा है तो वी भी चेंज होगा। तो इस केस के अंदर वी किस में चेंज होगा, माइनस वी के अंदर होगा, किसमें, टाइम रिवर्सल वाले केस के अंदर, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई, वेलोसिटी डिपेंड ऑन करंट डेंसिटी। तो अगर ये वाली चीज चेंज हो रही है तो जो हमारी करंट डेंसिटी होगी जे, वो भी अपनी क्या होगी, चेंज होगी, जे माइनस में, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। यहां पे लिख भी सकते हैं करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है। बट चार्ज डेंसिटी अगेन क्या होती है, रिमेन सेम। अभी मैं एक चीजें क्यों बता रहा हूं वो अभी आपको पता चल जाएगा। किस केस के अंदर देख रहे हैं सारी चीजें हम देख रहे हैं, टाइम रिवर्सल वाले केस के अंदर पोजीशन हमारी सेम होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसके साथ चार्ज डेंसिटी चेंज होती है, लेकिन करंट डेंसिटी चेंज होती है, लेकिन चार्ज डेंसिटी हमारी सेम रहती है। अब ये क्यों यूज है, अब देखो मैक्सवेल इक्वेशंस आपने पढ़े ही हैं, मैक्सवेल इक्वेशन। सो इन द केस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन पहली चीज जो मान जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स में रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, रो इज अ चार्ज डेंसिटी, पोजीशन है डाइवर्जेंस ऑफ ई, जिसका डाइवर्जेंस कर रहे हैं तो उसमें डाइवर्जेंस के टर्म्स में टाइम का कोई कांस्टेंट नहीं आता, ओनली पोजीशंस आती है, एक्स वाई जेड जो भी आता है। सो ये कांस्टेंट हो गया, रो कांस्टेंट हो गया। तो इन द केस ऑफ टाइम रिवर्सल ई वेक्टर में क्या आएगा, ओनली ई वेक्टर ही होगा। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, सो इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या बोलती है हमें कि कर्ल ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स में आता है म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ए अपॉन में डेल टी।
अब देखना ई कांस्टेंट है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जे चेंज हो रहा है टाइम के साथ ऑब्वियसली, चलो एक टर्म चेंज हो जाए तो वो भी चेंज होगी। दूसरा जब हम एम्पियर्स करेक्शन लॉ लेके आते हैं ना तो ये वाली टर्म ऐड होती है ना। तो अब इसके केस के अंदर ई कांस्टेंट है लेकिन टाइम टाइम चेंज हो रहा है, दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। सो यहां से अपने पास जो बी होता है वो क्या होगा, माइनस बी वेक्टर। तो इस तरीके से चेंज होता है किस केस के अंदर, टाइम रिवर्सल वाले केस के अंदर। ई हमारा सेम रहता है बट बी क्या होता है, माइनस बी वेक्टर। छोटा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये भी एक तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसको भी सोल्व करने की कोई जरूरत थी नहीं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m is launched from the ground with velocity या with speed v naught at an angle theta naught with the horizontal. In addition to the gravitational force mg, it also experiences a drag force F equals to minus में gamma v, where v is its velocity and gamma is a constant. It hits the ground at distance r from the point of launch with its velocity making an angle theta with the horizontal as shown symmetrically in the figure. Then which of the following option is correct? अब हमारे पास जो यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, ठीक है, एक हमें दे रखा है आर, रेंज दे रखी है ना। तो देखो इसका भी सिंपल सा फंडा है, रेंज हमारी होती है आर वी नोट स्क्वायर साइन टू थीटा नोट डिवाइड्स में जी। इन द नॉर्मल केस हम जब निकालते हैं रेंज हमारी तो ये होती है, निकाल ली। अब यहां पे क्या डिफरेंस है, यहां पे एक अप्लाई कर रहे हैं ड्रैग फोर्स। तो देखो सिंपल सा फंडा है, मेरे पास ये है कुछ भी चीज है, मैं इसको फेंका रहा हूं, तो मैं फेंक रहा हूं, अगर कोई भी ड्रैग फोर्स नहीं है तो ग्रेविटेशनल तो लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली एमजी तो लगता है। तो उस केस के अंदर नॉर्मली कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, इतना डिस्टेंस जा रहा है जब हम आगे इसको फेंक रहे हैं। अब इसके ऊपर लग रहा है ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स बेसिकली लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जैसे इस तरफ जा रही है ना तो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा। अब ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा कि मैं इसको आगे भगा रहा हूं, इधर से ड्रैग फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। वेलोसिटी अगर रिड्यूस हो रही है तो उस केस के अंदर ये पहले ही मतलब जितना डिस्टेंस को जाना चाहिए था उस डिस्टेंस से पहले ही यहाँ ये गिर रहा है, राइट। अब रेंज क्या होता है, रेंज हमारी ये जो ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी दूर तक गया है, मतलब यहां से फेंका अगला ग्राउंड जहां टच कर रहा है वो कितनी दूर गया। जैसे जेवलिन अभी नीरज चोपड़ा ने जो जीता था उसी जेवलिन का एग्जांपल, कि अगर आगे से हवा चल रही है तो कितना भी दम लगा ले, जितना वो फेंकता है उससे कम ही फेंकेगा। तो इस केस के अंदर अप्लाइंग एक्स्ट्रा ड्रैग फोर्स के अंदर जो रेंज होगी वो क्या आ जाएगी, इससे कम, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स हमारा लग रहा है। एक चीज, वेलोसिटी कम हुई, आगे फेंक रहे हम, दो वेलोसिटी होती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी कम कर रहा है क्योंकि आगे से ड्रैग फोर्स लग रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी के अंदर जो मेजर जो फैक्टर होगा वो किसका होता है, नॉर्मली हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का, एमजी। एमजी पहले भी लग रहा था बाद में भी लग रहा है। ड्रैग लगने के बाद जो मेजर इफेक्ट पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आफ्टर अप्लाइंग ड्रैग फोर्स जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो बहुत कम चेंज होती है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल स्पीड के। तो जो नया थीटा बनेगा एट द एंड टेन थीटा, जो कि वी वाई अपॉन में क्या होता है वी एक्स, ये होगा। ये इतना चेंज नहीं हो रहा डायरेक्ट से, लेकिन ये ज्यादा चेंज होता है ना, क्योंकि रेंज इसी के ऊपर रेंज डिपेंड कर रही है। तो अगर ये चेंज होगा ज्यादा, वन अपॉन में कोई भी नंबर इंक्रीज हो रहा है तो अगर ये चेंज होगा तो जो थीटा हमारे पास अभी नॉर्मली थीटा हमारे पास आ रहा था वो थीटा क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। अगर ग्राउंड ये वन अपॉन में वैल्यू इसकी इंक्रीज होती जा रही है, राइट, तो ये क्या होगा उसी वे में अंदर इंक्रीज होगा। और इन दैट केस ऑफ जो हमारा यहाँ पे थीटा बनेगा, इसके केस के अंदर जो थीटा हमारा बनेगा वो ग्रेटर देन होगा थीटा नोट से। जो नॉर्मल केसेस के अंदर जो थीटा होता है उससे ग्रेटर देन होगा। कैसे ग्रेटर देन होगा, थीटा बन रहा है नॉर्मली इस सरफेस से, यहां से निकला
थीटा नोट, यहां पे आया थीटा, यहां से जा रहा है, ठीक है। अब जो डिस्टेंस, मतलब एक तरीके से ये ऐसे डिस्टेंस कवर कर रही है, नॉर्मली ड्रैग फोर्स बीच में ही लग रहा है, तो अब उससे क्या हो रहा है, ये ऐसे पहले गिर जा रहा है, मतलब आगे तक ये जा ही नहीं पा रहा, पहले गिर जा रहा है। तो पहले गिर जा रहा है तो जिसकी ट्रेजेक्टरी होगी वो भी उसी अकॉर्डिंग क्या होगी, बैंड होगी, और ट्रेजेक्टरी बैंड होने से थीटा हमारा यही बन रहा है, जो ये नॉर्मल नेचुरली थीटा बन रहा था उससे क्या बनेगा, एक्स्ट्रा में यहाँ पे थीटा में देखने को मिलेगा। तो थीटा इज ग्रेटर देन क्या होगा, थीटा नोट, एंड रेंज हमारी क्या हो जाएगी, कम। इन द केस ऑफ ड्रैग कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आराम से इजीली हैंडल कर सकते थे। बाकी फिर भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप बता देना मेरे को कि सर अभी भी हमें ये चीज में डाउट है, तो हम इसको और डीपली एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर एक काम करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन हम पूरा देख लेंगे इन सारे केसेस के अंदर, कि इस केस के अंदर कैसे होगा, उस केस के अंदर कैसे होगा, जो भी जितने भी केसेस हम बनेंगे सभी के बारे में देखेंगे। और हाँ, अगर आपने आंसर की अपनी देख ली, रेस्पॉन्स शीट देख ली है, तो कमेंट्स में बताना कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, राइट, ताकि हमें पता चले हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पे कितने लोग एक्टिव हैं, एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द ऑटो साइकिल फॉर एन आइडियल गैस इंजन कंसिस्टिंग ऑफ 2 QG static adiabatic and 2 QG static isoporic process. The correct temperature and entropy phase diagram for the cycle is, देखो दो चीजें दे रखी है, एक दे रखी है एडियाबेटिक प्रोसेस, दूसरी दे रखी है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हमें पता है DQ बराबर क्या होता है, 0 होता है। आइसोकोरिक के अंदर DW बराबर 0 होता है ना, इतना हमें पता है। थर्मोडायनेमिक सेकंड इक्वेशन, सेकंड लॉ, TD इक्वल्स टू क्या होता है, DQ। तो अगर पहली एडियाबेटिक वाले केस के अंदर अगर ये 0 है, तो यहां से अपने पास DS भी क्या रहा है, 0, मतलब S हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। कब दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस होंगी उस केस के अंदर S हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। सेकंड, आइसोकोरिक के अंदर थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को अगर हम मिलाते हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ को अगर हम मिलाते हैं, तो वो होता है हमारा du प्लस PdV, राइट, या TdS बराबर ये क्या होता है, CVdt, और ये हमारा 0 हो ही जाएगा। सो DS जो आता है, CV हमारे पास कांस्टेंट होता है, बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू होती है, dt अपॉन में t। सो S हमारा आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथमिक ऑफ t, लॉग के अकॉर्डिंग, मतलब इसका जो वैल्यू बढ़ती जाएगी लॉग के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। लॉग 0 की वैल्यू, सो log 1 की वैल्यू 0 होती है, जैसे जैसे हम वैल्यूज इंक्रीज करेंगे इस S की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होगी। दैट मीन कि ये तो हमारे पास क्या आ गई, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, और ये हमारे पास क्या आएगा, कर्व्ड पाथ, मतलब सीधा पाथ में होगी, कर्व्ड पाथ होगा। दोनों केस हो गए। अब देखो यहां से दो केसेस तो आपके वैसे ही ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गए। अब बचते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी। यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑटो साइकिल की। देखो अभी बात नहीं करूंगा, इसमें 4 केस होते हैं, आई थिंक अगली अलग से कोई वीडियो बनाएंगे उसमें बात कर लेंगे। 4 साइकिल्स होते हैं, जिसमें से एक साइकिल होता है ऑटो साइकिल, एक कार्नोट इंजन होता है हमारे पास, एक पेट्रोल इंजन जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल इंजन दिस वन, एक होता है डीजल इंजन बोलते हैं। तो इनके अलग अलग नाम से ऐसे 4 हमारे पास केस होते हैं। चारों केस को हम एक अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना ऑटो साइकिल। अब इसके अंदर क्या होता है, पहला 1 से 2 के अंदर अगर हम जा रहे हैं एडियाबेटिकली, 1 से 2 के अंदर एडियाबेटिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज होंगे, एस कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो 1 से 2 में क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। 1 से 2 गए, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज, एस क्या होगा, कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखना, टेम्परेचर इंक्रीज कांस्टेंट। दैट सेकंड में कर्व्ड पाथ हमारा जा रहा है, कर्व। थर्ड नीचे आ रहा है, एंड देन फोर्थ इधर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है साइक्लिक ऑर्डर के अंदर, या फिर इसको बोल सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ऑटो साइकिल के अंदर आपको ये याद रखना है, ऑटो साइकिल, या फिर इसको बोल दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि हमें लेके चलना होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चन था, आराम से क्वेश्चन करने लायक था। बस ये दो कॉन्सेप्ट हमें याद रखें, एडियाबैटिक और आइसोकोरिक। अब यहाँ पे प्रोसेस और भी होते हैं, जैसे कि आइसोबारिक होता है, आइसोथर्मल होता है। तो उनके केस के अंदर किस तरीके से डायग्राम बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अलग से सेपरेट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, सॉरी हिंट भी बताऊंगा, बाकी आपको याद भी रखना है। ट्रिक्स पहले बता दूंगा, बाकी क्वेश्चंस किस तरीके से करना है वो देखेंगे। द फॉर्मूला फॉर एनर्जी E ऑफ ए फोटोन गैस एट टेम्परेचर T in a two-dimensional box at equilibrium with G denotes the density of state of photons is given below, where symbols V और V नहीं है, mu है, nu, H and Kb have their standard meaning. The specific heat of this photon gas always this. हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है, और वैल्यू तो क्या बोले, हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है ये, जो कि है 0 to infinite डी म्यू, 2D के अंदर म्यू, एच म्यू अपॉन में एक्सपोनेंशियली ऑफ एच म्यू अपॉन में केबीटी माइनस 1। ठीक है, ओके, ऑलराइट। टू डी देखो, एक हमेशा याद रखना, जी जो होता है इन द केस ऑफ, मान लो कि एन डायमेंशन है, डी डायमेंशन के केस के अंदर डी डायमेंशन में जो जी होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे म्यू की पावर डी के, ई प्रोपोर्शनल होता है म्यू की पावर डी प्लस 1 के। रट लो अगर याद कर सको, रट लो अगर याद कर सको, और मत रट लो अगर याद नहीं होता है तो, है ना। ये होता है अपना, सॉरी 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 सॉरी, ये सीवी होता है, और जी अपना होता है डी माइनस 1। टी और ये म्यू होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट देखना था, अब ठीक है, सॉरी। ये तीन चीजें आपको रट लेनी है अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, मतलब जी के ऊपर ही बेस्ड है तीनों तीनों, कि जी हमें याद है तो ये दोनों हम निकालते हैं जी से। जी ये होता है, बाकी ऊपर का देख लेंगे। अब इतना तो हो गया, अब हम निकालते चलो बेसिक से किस तरीके से इसको सोल्व करना है। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो वही है ना, दोनों अप्रोच यूज करेंगे। अगर हमें पता है किस तरीके से ट्रिक्स याद है तो हम इसको डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन ऑब्वियसली गेट के पेपर है, हमारे पास इनफ टाइम होता है, सो वी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल एज। तो किस तरीके से सोल्व करना है वो देखते हैं। देखो पहले देखते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होती है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट सिंपल सी चीज याद रखनी है कि दो चीज होती है, पोजीशन स्पेस होता है, मोमेंटम स्पेस होता है। अगर हम 2D के केस के अंदर देख रहे हैं तो दोनों को 2D के केस के अंदर लेते हैं, अगर 3D के केस के अंदर तो दोनों को 3D के केस के अंदर लेते हैं। तो इसके अंदर जब डेंसिटी ऑफ स्टेट हम देखते हैं ना, तो 2D के केस के अंदर dx पोजीशन स्पेस होता है, क्या होगा 2D में एरिया आएगा, और ये होता है h स्क्वायर इनटू में वॉल्यूम होगा तो v अपॉन में h क्यूब हो जाएगा। और मोमेंटम स्पेस 2D के केस के अंदर मोमेंटम स्पेस क्या होगा, मोमेंटम का एरिया क्या होगा पाई पी स्क्वायर, पाई पी स्क्वायर, और उसका हमें करना है डिफरेंशियल, तो 2 पाई पी। इतना याद रखना है आपको किसके केस के अंदर, डेंसिटी ऑफ स्टेट के केस के अंदर। सो जी बराबर अपना जाएगा ए अपॉन में एच स्क्वायर इंटू में 2 पाई पी, क्या होता है एच कट के। ठीक है, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं देखना है, ओमेगा प्रोपोर्शनल हो गया अपना के। 2 पाई कांस्टेंट है, एच कट कांस्टेंट है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, और ए बी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म से रखी है। तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक चीज। दूसरी हमें ये पता है कि ओमेगा जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है के, ओमेगा प्रोपोर्शनल होता है के, और ओमेगा क्या होता है अपना
2 पाई म्यू प्रोपोर्शनल ऑफ के। प्रोपोर्शनल ही क्यों लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन जो दे रखे हैं वो प्रोपोर्शनल में दे रखा है। अगर प्रोपोर्शनल में नहीं देता, एग्जैक्ट आंसर देता, जो हम ये कांस्टेंट मान के चल रहे हैं इसको भी हम इंक्लूड कर देते, बट क्यों हमें बर्डन करना है हमें। तो यहाँ पे के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा म्यू के, तो जी क्या होगा, प्रोपोर्शनल ऑफ म्यू। मैंने क्या बोला था, 2 डायमेंशन के अंदर अगर 2 रखेंगे हम, 2 - 1 1, आगे यही वैल्यू। अब ये चीज हमें रखना है यहाँ पे, सो ई प्रोपोर्शनल होगा 0 to इनफाइनाइट म्यू, और इसको सीधा करते हैं एच म्यू स्क्वायर डिवाइड्स में एक्सपोनेंशियल ऑफ एच म्यू अपॉन में के बी टी -1 और डी म्यू। जब हम एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट सोल्व कर रहे तो कुछ मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पे लेट एच म्यू अपॉन में के बी टी ये मान ले एक्स, सो एच डी म्यू अपॉन में के बी टी क्या आ जाएगा अपने पास, डी एक्स। सो डी म्यू क्या आ जाएगा अपने पास, के बी टी डिवाइड्स में एच और डी एक्स। अब देखना, एक तो ये आएगा, डी म्यू की वैल्यू रख देंगे, यहां पे आ गया, ये वाला लफड़ा पड़ता है, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू रखें। एक तो एच म्यू क्या आएगा अपने पास, के बी टी एक्स, फिर एक म्यू बचा, तो अगर म्यू की वैल्यू रखनी है यहाँ पे ओनली म्यू रखना है, के बी टी एक्स डिवाइड्स में एच, एक ये वैल्यू रखनी है, एक ये वैल्यू और एक ये वाली, 3 चीजें यहाँ पे रखनी है, और हमारा आंसर ऑब्वियसली आ गया, मतलब ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ गया। करते यहां पे, कहां पे, वहां, यहां पे प्रोपोर्शनल में 0 to इनफाइनाइट, इसकी जगह एच म्यू की जगह के बी टी एक्स इंटू में म्यू की जगह के बी टी एक्स डिवाइड्स में एच, के बी टी डिवाइड्स में एच और डी एक्स डिवाइड्स में एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स -1, या के क्यूब टी क्यूब डिवाइड्स में एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड्स में एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स -1 और dx। देखो एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है, ये एक होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला। अब इस दिस केस, सॉरी स्टैंडर्ड केस के अंदर, इस स्टैंडर्ड केस के अंदर हमें एक डेफिनेशन होता है, जो इंटीग्रेशन आ रहा है ये वाला, सिंस ये तो आप लिख लेना, जब भी ऐसा 0 to इनफाइनाइट में x की पावर n डिवाइड्स में एक्सपोनेंशियल ऑफ x -1, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में यहाँ पे, गामा फंक्शन ऑफ n+1 और n+1, जहां पे ये जो टर्म है ये हमारी होती है यहाँ पे रीमान जीटा फंक्शन, रीमान जीटा फंक्शन। और इसकी एक स्पेसिबिलिटी क्या होती है इसकी, कि इवन वैल्यूज पे इसका मान कांस्टेंट होता है, इन द केस ऑफ ओड वैल्यूज, मतलब n की जो वैल्यू होगी इवन वैल्यूज पे इसका मान कांस्टेंट होता है, और जो ओड वैल्यू होगी उसके केस के अंदर पाई की वैल्यू आती है, मतलब पाई में वैल्यू आती है, मतलब फॉर इवन n कांस्टेंट, फॉर ओड n वैल्यू इन फॉर्म ऑफ पाई। ये याद रखना है आपको, क्यों बता रहा हूं, इवन है यहाँ पे, इवन दैट मीन कि ये वाला पार्ट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। सो जो ई डिपेंड करेगा बेसिकली वो किस पे डिपेंड करेगा, के भी कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट होता है, मैक्स प्लैंक कांस्टेंट, टी क्यूब। सो यहां से आ जाएगा ई टी क्यूब। मैंने क्या बोला था, d+1, 2d ले रहे हैं ना, तो 2+1 3 आ गया। सी निकालते हैं, सी भी बेसिकली होता है डी ई अपॉन में dt, या
CV इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब डिवाइड्स में टी, सो CV प्रोपोर्शनल आ जाएगा टी स्क्वायर। अब कमेंट्स में फैक्ट मारना कि 3D के केस के अंदर क्या होगा और 4D के केस के अंदर क्या होगा, राइट। जैसे 4D का केस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3D का केस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2D का केस करेंगे तो 2 आ गया, 1D का करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब डायमेंशन ही नहीं देंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, डायमेंशंस होती है। तो आ गया आपको समझ में अच्छे से, राइट। ये फंक्शन क्या होता है अभी आप इतना याद रखना, किसी अलग वीडियो में अलग क्लास के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। अगर आपको जानना है तो कमेंट में बता देना, राइट। तो हो गया, हो गया। बाकी क्लास किस तरीके की लग रही है वो बता देना, बोरियत लग रही है वो बता देना, नहीं लग रही है वो भी बता देना, खाना खाते हुए देख रहे हो वो भी बता देना। हमारी क्लास है ना, जैसी मर्जी करे वैसी करना। बाकी अगला क्वेश्चन जरूर करना। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ये इतना इजी क्वेश्चन था, मतलब एक होता है ना कि सॉरी नाम नहीं ले सकता मैं, सुबह सुबह जो करके आते उतना इजी क्वेश्चन था। एक्स कैप ई नोट प्लस वाई कैप 2 ई नोट कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इतना इजी क्वेश्चन था कि लाइक जितना मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन तो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपने नेट की प्रिपरेशन की या फिर गेट की प्रिपरेशन, नॉर्मली जैम की प्रिपरेशन भी अगर आपने किया तो ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। क्यों, ये क्वेश्चन हमारा आता है ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली, यहाँ पे EMT के अंदर देता है सिलेबस के अंदर। हमें देखना है 3 चीजें। एक होती है पोलराइजेशन, देखना है हमें यहाँ पे पोलराइजेशन 3 होते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, पैरेलल पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पैरेलल, सर्कुलर पोलराइज्ड एंड इलिप्टिकल। तीनों का डिफरेंस क्या होता है बेसिकली कि जब हम बात करें प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पैरेलल पोलराइज्ड की, तो उसके केस के अंदर EX बराबर होता है EY, और जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारा प्लेन पोलराइज्ड के अंदर n पाई। बात करते हैं सर्कुलर पोलराइज्ड की, तो उसके अंदर EX और EY दोनों बराबर होते हैं और फेज डिफरेंस होता है प्लस माइनस पाई बाई 2। जब बात करते हैं इलिप्टिकल पोलराइज्ड की, तो इसके केस के अंदर EX इज नॉट इक्वल टू EY होता है। बाकी जो डेल फाई होता है ये अपना प्लस माइनस पाई बाई 2 भी हो सकता है और इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है ना। बट EX1 और EX2 बराबर नहीं होते हैं, ये चीज आपको बेसिकली याद रखना है। और दूसरा यहाँ पे प्लस माइनस पाई बाई 2। अब कौन सा केस सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, EX अपने पास है X नोट, EY अपने पास है 2 E नोट, तो EX इज नॉट इक्वल टू EY है, ठीक है। फेज डिफरेंस फाई 2 पाई बाई 2, फाई 1 0 पाई बाई 2। कौन सी केस कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इलिप्टिकल पोलराइज्ड, ऑब्वियसली इलिप्टिकल पोलराइज्ड। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस का रेशियो क्या होगा। मेजर एक्सिस जो बड़ा होगा ऑब्वियसली, माइनर एक्सिस जो छोटा होगा। बड़ा कौन सा है यहाँ पे EY है, छोटा कौन सा है EX है, तो रेशियो क्या हो जाएगा EY डिवाइड्स में EX टू E नोट डिवाइड्स में E नोट डिवाइड्स में 2। ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो गया कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो क्या होगी, इलिप्टिकली पोलराइज्ड विद द रेशियो ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस विल बी 2। ओके, ऑलराइट, गुड, चंगा सी समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि गैस ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग हीलियम एटम, या अल्फा भी बोल देते हैं, अल्फा एटम बोल देते हैं इसको, is in a 3-dimensional trap whose energy level can be approximately by those of a harmonic oscillator potential. This one, the chemical potential of the gas at T equals to 0. Non interacting gas है helium। देखो इसमें मैं आपको सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन हमारा वहीं पे खत्म है।
पहले ही देख लेते हैं वी एक्स वाई क्या दे रखा है, वी एक्स एक्स वाई जेड 1/2 एम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ऑल्सो ओमेगा। दो केस आते हैं देखो पार्टिकल्स के अंदर, एक होते हैं बोसॉन्स, दूसरे होते हैं फर्मियोन्स। जब भी बात करेंगे बोसॉन्स की तो जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जो भी इस फंक्शन की होगी हार्मोनिक ऑसिलेटर जो भी होगा उसके केस के अंदर। जब बात करेंगे फर्मियोन्स की तो जो म्यू होगा वो हो गया अपना ईएफ, या जिसको बोल देते हम हायर एनर्जी लेवल। एक क्या होगा, ग्राउंड स्टेट एज से कम होगी, दूसरा फर्मियोन्स के लिए ये होगा। बोसॉन्स के केस के अंदर ही एक स्पेशल केस आता है जब एट टी बराबर 0 पर जो पोटेंशियल होता है वो जाता है हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बराबर। किसके केस के अंदर, बोसॉन्स के केस के अंदर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम हीलियम एटम की। तो बेसिकली जो ये होता है हीलियम या अल्फा गैस बोल देते हैं इसको, अल्फा पार्टिकल्स, ये हमारे केस आता है बोसॉन्स का। और क्या दे रखा है हमें, नॉन इंटरेक्टिंग। ये केस होता है बोसॉन्स का, बोसॉन्स गैस बोलते हैं जिसको बोल देते हैं हम बोस गैस। ठीक है, इसका एक ये एग्जांपल होता है। नॉन इंटरेक्टिंग हो गया, बोसॉन्स हो गया। तो इसके केस के अंदर केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, म्यू बराबर, और पूछा कहां पे, एट टी इक्वल्स में 0 पे, म्यू बराबर ए नॉट। इसके लिए जो एनर्जी होगी 3D के केस के अंदर एनर्जी वो होती है हमारे पास nx ny nz प्लस 3/2 एच कट ओमेगा फॉर ग्राउंड स्टेट nx ny nz तीनों की ही वैल्यू क्या होगी 0। सो अपने पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या आ जाएगी 3/2 एच कट ओमेगा। दैट मीन केमिकल पोटेंशियल अपने पास क्या जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा। इसका ये करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन 10 के अंदर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट वन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन Vx इक्वल्स टू दिस वन एंड V2 इक्वल्स टू दिस वन द टेंसर प्रोडक्ट। एकदम इजी क्वेश्चन था ये भी। और देखो इसका मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ नॉर्मली पहले कि टेंसर प्रोडक्ट क्या होते हैं। मान लो कि अपने पास दो मैट्रिक्स है ए और बी। ए अपने पास दे रखा है एक्स वाई जेड एक्स, बी अपने पास दे रखा है वाई एक्स एक्स जेड। तो जो टेंसर प्रोडक्ट होता है ना ये मैट्रिक्स बनती है। अगर ये 4 और 4 का है ना तो 4/4 सॉरी 2/2 का है ना तो 4/4 का बनेगा मैट्रिक्स, याद रखना हमेशा। इसके केस के अंदर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये चीजें, है ना। मतलब रो से मल्टीप्लाई होगा और कॉलम से। तो यहाँ पे x जो पहला होगा x ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा y x x z के साथ। ऐसे फिर y ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा y x x z। ऐसे फिर z ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा y x x z और x ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा y x और x z। इस तरीके से हमारी पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे बनती है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है v1 1/√2 1 डिवाइड में, मतलब v1 हमें क्या दे रखा है 1/√2 1 आयोटा। v2 हमें दे रखा है 1/√2 और 1 माइनस आयोटा। सो v1 क्रॉस हो जाएगा v2। देखो 1/√2 कॉमन आ जाएगा। पहले 1 का इसके साथ 1 माइनस आइटा। अब 1 का आगे कोई है ही नहीं तो नीचे अगला इसका इसके साथ 1 माइनस आइटा। सो 1/2
1 माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा इंटू माइनस आयोटा 1, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? आई होप आपको आ जाना चाहिए समझ में। एकदम इजी क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं वैसे तो। तो हो गया होगा ये क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है बस आपको, जो ये था टेंसर प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है, एक टेंसर प्रोडक्ट होता है। तो टेंसर का याद रखना होता है, मैट्रिक्स के केस के अंदर यूज होता है, राइट। नॉर्मल केस के अंदर नहीं यूज होगा, मैट्रिक्स के केस के अंदर बेसिकली ज्यादा यूज होता है ये। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। स्ट्रेच ऑफ ए 2-dimensional वेक्टर फील्ड V is shown below. Here length and arrow heads to the arrow denotation denotes magnitude and direction of the vector field respectively. Which of the statement is correct for V कर्ल ऑफ V? देखो एक यहाँ पे होता है सिनुसोलेनोइड, सोलेनोइड, एक होता है रोटेशनल। सोलेनोइड का दैट की मीनिंग होता है कि जो वेव्स लाइन हमें देखनी है, यहाँ पे जो लाइंस हमें दिख रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं, अगर वो फैल रही है मतलब डाइवर्स हो रही है, डाइवर्स मतलब फैल रही है, तो सोलेनोइड उसका जीरो नहीं होता है, कर्ल उसका जीरो होता है। कर्ल मतलब एक तरीके से कर्ली हेयर्स बोलते हैं, जैसे कि लड़कियों के कर्ली हेयर्स अक्सर लड़कों को पसंद आते हैं, राइट, आते हैं। तो उसके केस के अंदर क्या होता है कि अगर कर्ल वहां पे है, तो कर्ल के केस के अंदर क्या होगा कि कर्ल हमें दिख रहा है, विजिबल आराम से इमेज में दिख रहा है, तो हमारे पास वो कर्ल क्या होगा, उसका जीरो नहीं होगा। बट इन द केस ऑफ डायग्राम्स अगर हमें वहां पे कर्ली नेचर नहीं दिख रहा है उसका, लाइक वो डाइवर्जेंस हो रहा है, फैल रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं फैलते हुए, तो उस केस के अंदर उसका कर्ल क्या होगा, जीरो। तो इसके केस के अंदर जो हमें यहाँ पे इमेज प्रोवाइड करा रखी है, यहाँ पे कर्ल मतलब जो इसका V का जो फैलाव है वो क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में, घुमावदार कोई इसका डायरेक्शन नहीं डिफाइन है, तो इसके मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो। सिंपल सा आंसर था, नहीं करना था हमें कुछ बीच में, नहीं चलाना था पेन भी, जस्ट फिगर आउट करना था एंड देन आंसर इसका आ जाता, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोल देते हैं इरोटेशनल मोशन। कर्ल जीरो दैट मीन इरोटेशनल मोशन, और अगर डाइवर्जेंस जीरो होता है तो उसको हम बोल देते हैं सिनुसोइडल, सॉरी सोलेनोइड। तो इट इज जीरो एवरीवेयर इन द 2-dimensional स्पेस, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे था। नेक्स्ट, which one of the following is an allowed process? तो यहाँ पे 4 प्रोसेस दे रखी है, चारों के अंदर हमें क्या देखना है, जस्ट एनर्जी का सॉरी कंजर्वेशन लॉज लगाने हमें, और अपना आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना। जस्ट कंजर्वेशन लॉज एंड हमारा आंसर आराम से यहाँ पे आ जाएगा। तो लगाते हैं कंजर्वेशन लॉज। पहला क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट में देखते हैं पाई माइनस पी प्लस, सो ये भी प्लस है ना, और ये एरो प्लस एन, एक बी हो जाएगा हमारे पास गामा प्लस गामा प्लस गामा, सी हो जाएगा हमारे पास पी प्लस पी बार ओमेगा ओमेगा, एंड डी हमारे पास हो जाएगा गामा। ठीक है, इसके केस के अंदर आते हैं, वही चार्ज क्या होगा, -1 + 1, यहाँ पे 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है। बैरियर नंबर 0 इसका होता है, 0 नहीं होता तो होता है सेटिस्फाई। स्ट्रेंथनेस यहाँ पे है ही नहीं, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ पे है ही नहीं, बस आगे हमारा क्या होगा, नॉर्मली अलाउड स्टेट के अंदर दे रखा है, और कुछ है नहीं यहाँ पे जिसको हम सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं इसके केस के अंदर, चार्ज 0 0 + 0 + 0
सेटिस्फाई। एक यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आता है ना वो आता है हमारे यहाँ पे चार्ज कॉन्जुगेशन पैरिटी, जिसको हम सीपी डिपेंड करते हैं, चार्ज कॉन्जुगेशन पैरिटी, जिसमें पाई नॉट की वैल्यू होती है 1 और गामा की वैल्यू होती है -1। तो 1 -1 -1 -1 सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से नहीं देखते इसको, हम यहाँ पे बेसिकली देखते हैं 1 की वैल्यू कितने बार है 1 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स -1 की पावर। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, अलाउड होती है जब पाई नोट गामा प्लस गामा, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये वाली हमारी फेक इक्वेशन होती है। यहाँ पे बैरियर नंबर 1 -1 1 + 1, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसके केस के अंदर हम जानते हैं बेसिकली कि इसका जो मास होता है, मतलब इनका सिस्टम का कुछ भी मास होता है, इनिशियली मास जो होगा हमारे पास वो क्या इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन फोटोन के केस के अंदर इसका जो मास होता है रेस्ट मास वो क्या होता है 0। इसका रेस्ट मास 0 नहीं होता, लेकिन उसका रेस्ट मास क्या होता है 0। फोटोन्स प्रोटॉन्स होते हैं उनके रेस्ट मास क्या होता है 0 नहीं होता है, 936 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, बट इनका रेस्ट मास क्या होता है 0। सो इक्वेशन यहाँ पे मास अगर कंजर्वेशन लेके चल रहा है तो मास कंजर्व ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से ये वाला इक्वेशन हमारे पास नहीं है सेटिस्फाई। ये भी नहीं थी, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या होगी अलाउड इक्वेशन। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में था given charge is a electromagnetic charge and s is the strangeness quantum number, identify the particles for which q minus s equals to 0 is satisfied। MSQ क्वेश्चन था ये, है ना 14। इसका होगा पहला पार्टिकल हमारे पास सिग्मा स्टार माइनस, नेक्स्ट पार्टिकल हमारे पास के प्लस, अगला है ओमेगा माइनस, और ये है डेल प्लस प्लस। एक चार्ज, एक देखने स्ट्रेंथनेस, इसके लिए चार्ज क्या होगा -1, इसके लिए स्ट्रेंथनेस होती है हमारे पास जो सिग्मा होता है -1, इसके लिए चार्ज +1, स्ट्रेंथनेस होती है +1, इसके लिए चार्ज होता है -1 और एस जो होता है वो होता है -3, इसके लिए चार्ज होता है 2 और ये होता है स्ट्रेंथनेस 0। क्यू माइनस एस देखना है जिसको सेटिस्फाई करना है 0, यहां से क्या होगा 0, ये भी 0, 2 आ रहा है नॉट इक्वल टू 0, और ये 2 आ रहा है नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन कि करेक्ट ऑप्शन अपने पास क्या आएंगे फिर यहाँ पे, एक हो जाएगा अपना दिस वन एंड देन दूसरा दिस वन, के एंड जेड, काइमोसोन मेजोन्स। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। Symmetric variation of the specific heat Cp of an ideal gas of diatomic molecules with temperature T is shown in the figure. For rotational energy ER and vibrational energy EV of the molecule, which of the following options are correct? Here K is the Boltzmann constant. हमें यहाँ पे दे रखा है, बेसिकली डायग्राम बना रखा है हमारे यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो सीपी है मतलब स्पेसिफिक हीट है, क्या है स्टेप लाइक इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके अंदर स्टेप में इंक्रीमेंट हो रहा है, और स्टेप में इंक्रीमेंट कब होता है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है थर्मली एसेसिबल होते हैं, राइट।
दिस टाइप ऑफ डायग्राम कब आता है? जब डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम्स थर्मली एसेसिबल, उस केस के अंदर हमारे पास ये आता है। अब थर्मली एसेसिबल के अंदर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो 3 वाइब्रेशंस होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं। यहाँ पे 2 दे रखे हैं ना मैं यहाँ पे, रोटेशनल एनर्जी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन। स्टेप्स में होते हैं, जैसे कि मान लो एट वेरी लो टेम्परेचर, यहाँ पे होता है अपना ट्रांसलेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम्स एक्टिवेट, और ये अपना होता है 3/2 kb। सेकंड होता है मॉडरेट के केस के अंदर, मॉडरेट वाले के अंदर मॉडरेट टेम्परेचर में रोटेशनल, इंक्रीमेंट करता है ये kb। थर्ड हमारा होता है, स्टेप्स याद रखनी है, हाई टेम्परेचर में, हाई टीके के अंदर वाइब्रेशनल एक्टिवेट होता है। अब देखो अभी तक तो क्या कर रहे थे हम, के बी का क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, लेकिन इन द केस ऑफ वाइब्रेशन हमने पढ़ा है वाइब्रेशन के केस के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर 2 होते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों इंक्लूड होते हैं वहां पे। तो काइनेटिक एनर्जी का के प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का के, तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होता है 2 kb, राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला हमारे पास होगा K1 और दूसरा यहाँ पे क्या जा रहा है, सॉरी kb 1 kb एंड देन सेकंड kb। तो इसके केस के अंदर टेम्परेचर T1 यहाँ पे है, इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है हमारा K1, एंड इस टेम्परेचर पे हमारे पास क्या है 2 kb। सो एट द टेम्परेचर ऑफ T1 हमारे पास क्या होगा kbt। एनर्जी पूछी है, CV मतलब स्पेसिफिक हीट और एनर्जी का रिलेशन हमें पता ही होता है, CV इक्वल्स टू dt अपॉन dE अपॉन में dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा kb T1 और यहाँ पे T2 kb T2। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो रोटेशन एनर्जी के केस के अंदर हमारे पास क्या आएगा kb T1, और वाइब्रेशन के अंदर क्या आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग kb T2। इंक्रीमेंट हो रहा है, हाई टेम्परेचर पे जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ER प्रोपोर्शनल टू kb T1 करेक्ट है, एंड EV इक्वल्स में kb T2 ये भी करेक्ट है। तो ए और डी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट वन आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट में है इन द परटर्बेशन V इक्वल्स टू लैम्बडा x क्यूब इज एडेड to the Hamiltonian of a one-dimensional harmonic oscillator, the matrix element this one is non-zero for which of the following states। मतलब हमें V दे रखा है लैम्बडा x क्यूब और हमें दे रखा है m v 0, इसकी वैल्यू बतानी है कि नॉन जीरो कब होगी m की किस वैल्यू के ऊपर। करते हैं। सो हमें पता है x क्या होता है, h कट अपॉन में 2m ओमेगा अंडर रूट के अंदर a डैगर प्लस में a, तो क्यूब अगर करते हैं अपन तो हो जाएगा h कट अपॉन में 2m ओमेगा की पावर यहाँ पे 3/2 और a डैगर प्लस a डैगर प्लस a डैगर प्लस a। यहां से अगर निकालेंगे तो h कट अपॉन में 2m ओमेगा की पावर 3/2 इंटू, यहां से जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपने पास आता है यहाँ पे a डैगर a डैगर a डैगर a डैगर a डैगर a डैगर सॉरी a डैगर a डैगर a डैगर, फिर आ जाएगा a डैगर a डैगर a डैगर a डैगर a और a ऑपरेट कराते हैं यहाँ पे। सो m इसको कांस्टेंट लेते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, बाद में देखेंगे, हमें सिर्फ जस्ट चाहिए ये वाली चीजें।
ए डैगर ए डैगर ए डैगर ए डैगर ए डैगर ए ए डैगर ए डैगर ए ए ए डैगर ए डैगर ए ए ए ए डैगर ए ए डैगर ए डैगर ए ए ए ए और जीरो पे ऑपरेट। प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि ए डैगर को जब हम एन स्टेट में ऑपरेट कराते हैं तो ये आता है अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन और स्टेट बन जाती है हमारे पास एन प्लस वन। जब ए को हम ऑपरेट कराते हैं एन के ऊपर तो ये होता है अंडर रूट ऑफ एन और स्टेट हमारी बन जाती है एन माइनस वन। ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। करते आगे सोल्व। यहां से जब जीरो को ए डैगर पे ऑपरेट कराएंगे अंडर रूट ऑफ वन बाहर आएगा, स्टेट बन जाएगी वन। फिर दोबारा जब कराएंगे वन का क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ टू बाहर आएगा, स्टेप हो जाएगी टू। फिर दोबारा कराएंगे तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ थ्री, यहाँ पे थ्री। तो अंडर रूट ऑफ वन, अंडर रूट ऑफ थ्री, टू और थ्री, स्टेट अपनी बन जाएगी थ्री। ऐसे ही यहाँ पे जब ए डैगर पे कराएंगे हमारे पास आएगा वन और स्टेट बन जाएगी वन। फिर जीरो पे कराएंगे तो वन, स्टेट बन जाएगी जीरो। फिर दोबारा डैगर कराएंगे तो वन, स्टेट बन जाएगी वन। यहाँ पे डैगर पे कराएंगे वन, स्टेट बन जाएगी वन। फिर दोबारा स्टेट बन जाएगी टू, अंदर स्टेट टू है। फिर टू को जब ए पे कराएंगे तो टू बाहर आएगा और स्टेट बन जाएगा वन। यहाँ पे वन पे करवाएंगे, डैगर पे करवाएंगे तो वन और स्टेट बन जाएगी वन। फिर जीरो पे करवाएंगे तो वन, स्टेट बन जाएगी जीरो। अब दोबारा जब इस पे कराएंगे ए पे तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा, जीरो माइनस वन प्लस जीरो। यहां से जाएगा, ए से जीरो हो जाएगा, यहां से जीरो हो जाएगा, यहां से जीरो हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी, जीरो। तो यहां से जाएगा अंडर रूट ऑफ सिक्स एम वन टू एम वन और ये जाएगा जीरो, बाकी सारी टर्म्स। अब हमें क्या चाहिए, नॉन जीरो के लिए। तो नॉन जीरो हमें पता है जब m और n की दो वैल्यूज होती हैं वन और जीरो। वन कब होता है, जब m बराबर n हो। जीरो कब होता है, जब m इज नॉट इक्वल टू n हो। हमें नॉट इक्वल टू जीरो के लिए चाहिए, मतलब वन की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास m की कौन कौन सी वैल्यू होगी, या तो थ्री होगी और m की कौन सी वैल्यू होगी, वन होगी। तो m की तीन और m वन के लिए हमारे पास इसकी नॉन जीरो वैल्यू आएगी, बाकी सारी वैल्यूज के लिए जीरो आएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वन, m बराबर वन बी और m बराबर थ्री ए। तो ए और बी हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, करेक्ट वन आंसर इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट लैप्लासियन वेनिसेस। एकदम इजी क्वेश्चन था ये तो, मतलब ऐसे क्वेश्चन था कि लाइक आराम से इसको कर सकते हैं हम, कोई इसमें भेदभाव भी नहीं था, ना कुछ करना था। लाप्लासियन क्या होता है पहले तो, कि मान लो डबल डेरिवेटिव फंक्शन है, इसकी वैल्यू जीरो। ये प्रूफ करना है कि कोई फंक्शन है और उसकी वैल्यू जीरो हो रही है, डबल डेरिवेटिव जो करते हैं डेल स्क्वायर। पहला फंक्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। यहाँ पे एक्स ई वाई माइनस वाई ई एक्स, डी स्क्वायर अपन में डी एक्स स्क्वायर। लाप्लासियन यही होता है ना, एक्स और वाई में तो दो ही लेते हैं, डी अपन में डी वाई स्क्वायर, एक्स ई वाई माइनस वाई ई एक्स। देखो x का इसके साथ करेंगे एक बार तो हो जाएगा, दूसरी बार में जीरो हो जाएगा। इसके साथ माइनस वाई एक्सपोनेंशियल x का तो कितनी बार ये कर लो सेम ही आता है। अगेन y का यहाँ पे करेंगे कितनी बार भी कर लो सेम ही आएगा, x कांस्टेंट है, y का जीरो और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। एक बार तो होगा, दूसरी बार में क्या जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ x जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जीरो आ जाएगा। अब ये टर्म इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन कि ये गलत है। बी एस cos y minus y cos x, so again वही d स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर, d स्क्वायर अपॉन में d y स्क्वायर और ये हो जाएगा x cos y y cos x।
x का एक बार तो ठीक है, 2 बार के लिए 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोस का एक बार क्या होगा, माइनस साइन, दोबारा क्या हो जाएगा कोस, तो यहाँ पे जाएगा y कोस x माइनस, यहां से हो जाएगा x कोस y, अगेन नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन ये भी गलत हो गया। C एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस आयोटा y, सो डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर x डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा y, इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस डी स्क्वायर अपॉन में डी वाई स्क्वायर एक्स डॉट की पावर आयोटा y। एक बार करो, 2 बार करो, एक्सपोनेंशियल है ये तो सेम ही होगा। यहाँ पे एक बार करेंगे तो y के साथ आयोटा आएगा, दोबारा करेंगे तो एक और आयोटा आएगा, आयोटा का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस आयोटा y, आयोटा स्क्वायर माइनस आया बराबर 0, सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगला d वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब 3 माइनस एक्स वाई, देखो एक्स वाई है दैट मीन ये तो 0 हो ही जाएगा, एक बार होगा दोबारा में 0 हो ही जाएगा, तो इसको हम अलग कर ही देते हैं। ऐसे टर्म्स लेने जिसमें x 2 बार आ रहा है, x का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, बाकी तो सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है x y x स्क्वायर के केस के अंदर जा रहा है। ऐसे y के अंदर वही टर्म्स लेंगे अपन जिसमें एक बार से ज्यादा बार y आ रहा है, ये आ रहा है अपना माइनस y के ऊपर में 3, तो यहां से करेंगे तो क्या जाएगा 2y, यहां से करेंगे तो भी आएगा 2y विच इज अगेन 0। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एंड डी यहाँ पे क्या जाएगा करेक्ट ऑप्शन अपना इसके केस के अंदर हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाली वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है। ओके, तो ये हमने आज कुछ क्वेश्चंस कंसीडर किए थे 1 से लेके 17 या 18 तक के, 17 तक के। तो अगर इसी तरीके से वीडियो करेंगे तो 17 3 51, हाँ ऑलमोस्ट हमारी हो जाएगी। ज्यादा लेंथी क्लास लेंगे नहीं क्योंकि बोरियत होने लग जाती है फिर एक टाइम के बाद। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज की हमारी क्लास के जिसमें हमने डिस्कस किए अच्छे सारे क्वेश्चंस, इनके ट्रिक्स भी देखे किस तरीके से हम बता सकते हैं ट्रिक्स के थ्रू, और अगर हमें ट्रिक्स याद नहीं है तो उस केस के अंदर हम उस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। देखो छोड़ने वाला कोई ऑप्शन होता नहीं है, छोड़ना तभी है जब एक्सट्रीमली केसेस के अंदर हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर हमें थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशंस पता है उसके रिगार्डिंग कि अगर हम उस वे में कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ सकता है तो हमें वो वाली कैलकुलेशंस करनी ही है। बस बशर्त यहाँ पे शर्त इतनी सी होगी कि वो कैलकुलेशंस हमें अवॉइड करनी है स्टार्टिंग में और बीच के टाइम में भी, एंड के अंदर हमें वो कैलकुलेशंस करनी है। और एंड के अंदर कैसे टाइम निकाले उसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से टाइम मैनेज करना होता है एग्जाम के अंदर, है ना। तो वो सारी चीजें हमें एग्जाम के अंदर भी टाइम मैनेज, जो टाइम मैनेजमेंट हम लेके चलते हैं वो मेन काम वही आता है। पढ़ने में भले ही आप टाइम मैनेजमेंट में करो, जब मन करे तब पढ़ो, जब मन नहीं करे तो मत करो, लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठ रहे हो 3 घंटे का एग्जाम है तो वहां पे आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चन से बाद में डील करना है, ना कि स्टार्टिंग में। जैसे कई होता है ना कि मैं काफी लोगों के रिव्यूज सुनता हूँ तो उनका एक ही होता है कि हम स्टार्टिंग में हमने पार्ट सी उठाया, जैसे कि जैसे नेट वगैरह के या गेट में स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन उठाया और वो क्वेश्चन हार्ड था, हम उसी में लगे रहे करने के लिए। हालांकि आपको आता है नो डाउट आपको आता है वो, बट अगर आप उसमें स्टार्टिंग में टाइम लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस होंगे। कहीं एंड में कोई क्वेश्चन होगा जो बहुत इजी होगा, विद इन सेकंड होगा, लेकिन फिर ना देखने की वजह से वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो कोशिश करा करो ऑलमोस्ट एक पूरा बार एक पेपर देख ले, जैसे 3 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर हमें पूरा पेपर ओवरव्यू कर लेना होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे से हो रहे, कौन कौन से नहीं हो रहे। उसके बाद फिर हमें दोबारा उसमें मार्क एंड रिव्यू वाला ऑप्शन आता है, मार्क करते जाओ, फिर उन क्वेश्चंस को दोबारा सोल्व करना होता है। तो इस तरीके से हमें लेके चलना होता है पेपर को, एटलीस्ट 2 बार तो देखना होता है ताकि हम पेपर पूरा देख पाए, अच्छे से समझ पाए, इजी क्वेश्चन से डील पहले कर ले ताकि एक जो बर्डन होता है दिमाग के अंदर कि यार क्वेश्चन ही नहीं हुए, है ना, वो बर्डन कम हो। बाकी सॉल्यूशन हम इस तरीके से लेके चल सकते हैं। देखो डायरेक्ट सोल्व में करा सकता था बट कोई ऑप्शन नहीं होता उसका ना, सॉल्यूशन देख के निकाल दो, ये करने का एक वे भी नहीं होता किसी पेपर को सोल्व करने का। लाइक एग्जाम अलग बात है, अब अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो उसको इस तरीके तो एटलीस्ट करना चाहिए कि उसके रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉब्लम आती है
फ्यूचर एग्जाम्स में, अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर, तो उनसे आप अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। इस तरीके से तो आपको वो क्वेश्चंस लगाने हैं PYQs। बाकी तो बहुत से PYQs लगाए जाओ, 25-30 साल जितने भी लगा सकूं, बहुत से पेपर हैं। अब ये मान लो कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने 8 एग्जाम लिए थे, मेजर एग्जाम्स। तो अगर 8 के भी हमने 15 साल के अगर लेना शुरू कर दिए थे वहां पे, तो 15 8 120 पेपर लगाए जाओ। ऐसे तो काम चलेगा नहीं, बट अगर उन 120 में से भी अगर आपने 30 पेपर भी अच्छे से लगाए इस तरीके से कि कोई ऑप्शन गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सही हो रहा है तो क्यों नहीं हो, मतलब क्यों सही हो रहा है, तो इनफ होता है वो, और आराम से पेपर निकल जाते हैं, है ना। बस पेपर के अंदर 2 चीज याद रखनी होती है, किस चीज का पेपर है उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होती है। देन अगर जैसे कि मान लो नेट का एग्जाम आप फ्यूचर में दोगे, अभी कल नेट का रिजल्ट भी आया था, क्या रहा आपका रिजल्ट वो भी बताना कमेंट्स के अंदर, है ना। कमेंट्स में बता देना क्या आपका रिजल्ट रहा नेट का। बाकी जैसे कि मान लो कि अब आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमें पता है नेट के अंदर क्या आता है, कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है वहां पे। जस्ट क्वेश्चन, जितने हो सके क्वेश्चंस लगाओ, अच्छे क्वेश्चंस लगाओ, और हम भी लगवाएंगे इस बार। ट्राई करूंगा इस बार मैं नेट के लिए प्रॉपर क्वेश्चंस लगवाने का, क्वेश्चन सीरीज ही चलाएंगे हम, नहीं करवाएंगे कुछ भी। तो उस वे में क्या होता है कि क्वेश्चंस हम लगाए जा रहे हैं, माइंड में क्वेश्चन बैठ चुके हैं। अब नेट के अंदर क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर अटक भी रहे तो एक हमारा होता है कि इस वे में एक बार सोल्व करके देख लेते हैं, क्या पता हो जाए क्वेश्चन। और 90 तो नहीं लेकिन 60 to 70% चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, उसका आंसर मैच कर जाता है और वो करेक्ट भी निकलता है। तो इस वे में हमें भी लेके चलना है ना। बाकी ये वे कैसे लगा वो आप बता देना कमेंट्स के अंदर। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते ही फिजिक्स। क्या रहा है नेट का रिजल्ट कमेंट सेक्शन में भगा के मार दिया अगर आपका क्लियर हुआ है। बाकी नहीं क्लियर हुआ है, कहाँ कमियां रह गई हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। बाकी टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल DM कर सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे, मैं हमेशा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स और अपना ध्यान रखिए, हेल्थ अच्छी रहेगी, पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा। बाकी पेपर्स हैं, नॉट ए लाइफ, एक पेपर आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है, तो इसको भी अच्छे से एंजॉय करते हुए चलना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।